हेलो स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम अर्थशास्त्र क्लास 12th में हम लोग इसका भाग दो बी मतलब कि सेकंड पार्ट देख रहे हैं। और इकाई यूनिट ये आएगी, छठी यूनिट आएगी बेटा, है ना। छठी यूनिट आएगी आपके ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने जारी करा है उसके अनुसार हम छठी यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो छठी यूनिट दी हुई है हम वो पढ़ रहे हैं। इस हमारा अब तक इकोनॉमिक्स में सब कुछ हो चुका है, बस ये छठी यूनिट बची हुई है। तो इस 6th यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। तो 4 चैप्टर की ये यूनिट है। इस यूनिट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें आपसे करनी जरूरी है मुझे। देखिए, ये जो इकाई है ना, ये जो यूनिट है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, थोड़ा टफ माना जाता है ये, है ना, क्योंकि इसमें समझना बहुत होता है। अब हमारी एमपी बोर्ड की मैं बुराई नहीं करने जा रहा हूँ, ये हमारे एमपी बोर्ड की विशेषताएं बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे एमपी बोर्ड में ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो याद किए जा सकते हैं, समझने से ज्यादा संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर है पूरा का पूरा ये चैप्टर है जिसमें लॉजिक्स बहुत ज्यादा हैं, चीजों को समझना, हर शब्दों को समझना ज्यादा पड़ता है। ठीक, अब मेरे लिए एक समस्या यहाँ पर यह है कि मैं किस लेवल पर पढ़ाऊं। यदि मैं बच्चों को उस लेवल पे पढ़ाता हूं जो कि सीबीएसई का है, मतलब कि चीजों को समझाना, क्योंकि मैं सीबीएसई की भी क्लास लेता हूं बेटा, है ना, तो समझाना, तो यहाँ पर बच्चा कई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। जैसे कि बच्चा कोई सा गवर्नमेंट स्कूल से भी है, कोई प्राइवेट स्कूल से भी है, राइट। तो सबके लेवल ऊपर नीचे हैं समझने के। ठीक है, अब बच्चे को मैं जब यहाँ पर समझाने जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सर इतना लेवल का जब आना नहीं है तो हमको वहाँ पर इतना टाइम और हमारी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं पूरी कोशिश तो करूंगा आपको चीजों को समझाने की, पर कहीं कहीं मैं शायद आपको ये बोल सकता हूं कि बेटा अब आप इसको याद कर लो, क्योंकि उस 2 नंबर की चीज के चक्कर में मुझे ना जाने कितने घंटे आपको वो चीजों को समझाना पड़ेगा, जिसमें आपका भी नुकसान होगा टाइम का, है ना। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो, इसलिए कई जगह मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बेटा इसको आप ऐसे ही याद कर लो, पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम ये जो यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो यही होगा, यूनिट नंबर 6, है ना। हालांकि आज का हेडिंग अपना रहेगा चैप्टर नंबर 13, है ना। और आज हम चैप्टर नंबर 13 मतलब चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये जो यूनिट के जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको ही करेंगे, और सिर्फ थोड़ी सी चीजें जो समझाने के लिए जरूरी है वही बताऊंगा, बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। जिस सिर्फ क्वेश्चन बैंक में जो है वही आपको बताऊंगा, और उनको समझने के लिए जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। कारण क्या है, आप इसके नंबर्स देखिए, इसके आप यहां पर देखिए, ये रहा ब्लूप्रिंट, है ना। हम ये छठी यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का और 2 नंबर का, और एमसीक्यूज 1 नंबर के आएंगे। अब देखो, हम किसी चैप्टर को ज्यादा अच्छे से तब समझते हैं जब, क्योंकि हम उसके एमसीक्यूज कर लें, मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना बेटा, वो समझने पर ज्यादा निर्भर करते हैं। यदि आपने अच्छे से समझ रखा है तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब इस चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो एक ही आने वाला है, और क्वेश्चन भी बड़े बड़े आने वाले हैं, 4 नंबर या 5 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो बड़े बड़े हैं, इसलिए हम ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, पर पूरी कोशिश करूंगा बेटा आपको
बेहतर ढंग से समझ में आए और आपके लिए इन चीज़ों को याद करना आसान हो जाए, थोड़ा लॉजिकल हो जाए, ये पूरी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं आपसे कमेंट भी लेना चाहूँगा इस वीडियो के बाद में। पूरा वीडियो देखना, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात समझ में नहीं आई, पीछे फिर से जाइए वीडियो में, फिर से सुनिए ध्यान से, राइट? क्योंकि देखिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अब हमारी स्टडी सारी रिकॉर्ड हो रही है ना। क्लास में तो मैं एक बार बोल के आगे निकल सकता हूँ, पर यहाँ पर मैंने यदि बोल के आगे निकल गया तो आप उसको पीछे लाके फिर से सुन सकते हैं। तो यदि कोई सी भी बात आपको नहीं समझ में आई तो उसको पीछे जाके जरूर देखें, आगे ना बढ़े। ये चैप्टर रियल में टफ है समझने के लिए, ठीक है। और देखिए तो इसमें नंबर 4 नंबर 5 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये यूनिट में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30, ठीक। चलिए, तो चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है। अब मैं आपसे यदि कहूं कि क्या हम ये पढ़ चुके हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 2 और 3 जो है, पार्ट 2 या 3 जो है ना, पार्ट 2 3 में भाग 2 और 3 में हमारा समष्टि अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में हम यहाँ पर जा रहे हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास में ये रहा छठी 6th यूनिट। तो यहाँ पर हमारे पास में केवल 2 क्वेश्चन हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और इसके बाद में आता है जो हम पढ़ चुके हैं ना, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व 4 नंबर के हिसाब से, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2 में ही हम ये कवर कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना बाकी है, ठीक है, वो है अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, ठीक। केवल ये 2 क्वेश्चन बचे हैं 2-2 नंबर के, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो आपके सामने ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर, राइट, नहीं मतलब चैप्टर है वहां आ जाएगा, है ना। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की विशेषताएं, तो वो भी पहले हो चुकी है। और यदि उस 2 चैप्टर में सेकंड चैप्टर में नहीं हुआ है तो आप उसको कर लीजिएगा, है ना। विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आसान है, हो जाएगा। यदि व्यष्टि समझ में आए तो समष्टि आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उन क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन था उपभोक्ता वस्तुओं और, देखो ये रहा उपभोक्ता वस्तु तो था, पूंजीगत वस्तुओं को समझाइए, ठीक है। तो क्या है उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, तो यह उपभोक्ता वस्तु, देखिए एक्चुअल में मैं आपको इसकी सबसे बढ़िया बात बताता हूं। जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ ये चीज, ये मार्कर उपभोक्ता वस्तु है या पूंजीगत वस्तु है। अब पूंजीगत वस्तु को उत्पादक वस्तु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। पूंजीगत वस्तु को उत्पादक वस्तु भी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, उत्पादक वस्तुएं, आप यहाँ पर पास में लिख लीजिएगा पूंजीगत वस्तु, ठीक। तो मैं आपसे यदि मान लीजिए पूछता हूं कि बताइए बेटा ये मार्कर कौन सी वस्तु है, उत्पादक या उपभोग। देखो उत्पाद, एक तो है ना हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत भयंकर यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा हद तक। उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं बात एक ही है, ठीक है। उपभोग मतलब जिसका उपयोग किया जाने वाला है, ठीक। उत्पादक जिससे आगे उत्पादन किया जाएगा। अब आप आंसर दीजिए अपने मन में कि ये मार्कर कौन सा है, उपभोग वस्तु है या उत्पादक वस्तु है।
हकीकत यह है आप किसी भी वस्तु को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये उत्पादक है या उपभोग है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको यदि किसी वस्तु को, ये किसी कोई भी वस्तु दोनों ही हो सकती है, ये मार्कर उपभोग भी है और उत्पादक भी है, पूंजीगत भी है। सर कैसे? देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन कर रहा है। यदि एक व्यक्ति इस मार्कर का उपयोग अपने घर पर जाकर अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा है, मतलब खुद ही उसका उपयोग कर रहा है, इस मार्कर से वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है या वो उसको अपने बिजनेस में उपयोग नहीं कर रहा है, खुद के ज्ञान की वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर रहा है, तो ये मार्कर उपभोग वस्तु होगी। ठीक, बट इस मार्कर का मैं उपयोग कहां कर रहा हूं बेटा? बिजनेस में कर रहा हूं। इस मार्कर के उपयोग से मैं क्या करूंगा? उत्पादन करूंगा। भाई मैं सेवाएं दूंगा ना, उत्पादन करूंगा, सेवाएं दूंगा और उन सेवा से मैं आगे पैसा कमाऊंगा। तो ये वस्तु क्या होगी? उत्पादक वस्तु होगी। एक किसान ने खुद ने ट्रैक्टर लिया, बात को समझना, एक किसान ने खुद ने ट्रैक्टर लिया अपने खेतों को जोतने के लिए, तो वो उपभोग वस्तु हो गई। परंतु उस किसान ने दूसरों को भी, दूसरे के लोगों के खेत को किराए पे, मतलब ट्रैक्टर को किराए से चलाया, राइट, उसका किराया वसूल कर रहे हैं, तो वो अब कौन सा वस्तु हो गई? उत्पादक वस्तु हो गई। आपके घर में रखा सोफा सेट होता है ना, सोफा, यदि वो घर में रखा है तो वो उपभोग हो गया, आपने उसका उपयोग कर लिया, अब खत्म हो गया, उसका आगे उपयोग नहीं होगा, राइट। जबकि यही सोफा यदि बिजनेस में किसी ऑफिस में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? उत्पादक वस्तु हो जाएगी। बस कहने का मतलब हमको अंतिम प्रयोगकर्ता को समझना होगा कि इसका प्रयोगकर्ता कौन है। यदि एक घर में एक निजी आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग हो रहा है किसी वस्तु का, तो उसको हम बोलेंगे उपभोग वस्तु। जबकि यदि किसी वस्तु का उपयोग बिजनेस में हो रहा है, राइट, पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो वो उत्पादक वस्तु होगी। ये समझाने के लिए, बाकी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उपभोग अथवा उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाती है। मतलब कौन इसका उपयोग कर रहा है? यदि उपभोक्ता इसको खरीद रहा है, उपभोक्ता का मतलब हुआ अंतिम उपयोगकर्ता, जो खुद ही उस वस्तु का क्या कर लेगा? उपभोग कर लेगा। ठीक, उपभोग की जाती है और उन्हें आगे किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उससे कोई आगे कमाई नहीं होगी और नया कोई उत्पादन नहीं होगा। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उत्पादक वस्तु वे वस्तुएं जो एक फर्म मतलब बिजनेस, राइट, है ना, फर्म मतलब बिजनेस द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए, कौन सी वस्तुएं उत्पादित करने के लिए? उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। देखिए परिभाषा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि यदि ये परिभाषा इतनी ही आसान होती तो इन्हें याद करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, पर मैंने जो समझाया वो दिमाग में जरूर याद रखिए कि भाई अंतिम, इसको आप इस तरीके से भी लग सकते हैं, अंतिम उपयोग मतलब इसका वे वस्तुएं जिनका उपयोगकर्ता कौन है? कोई फर्म है जो कि अन्य आगे के उत्पादन की क्रियाओं में प्रयोग करता है। ये जैसे लिखा है ना, उन्हें आगे की किसी उत्पादन प्रयोग क्रिया में प्रयोग करता है, लिख देना आपने, ये नहीं को हटा के क्या कर देना, ठीक। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसी वस्तुएं होती है? ये दो प्रकार की होती है, मध्यमवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तो देखो ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए ये हो चुका हमारा क्वेश्चन, अब है अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, तो इसको कंप्लीट करें, ठीक है। मध्यवर्ती, अरे बेटा जो रॉ मटेरियल है ना वो सब मध्यवर्ती कहलाएगा, और अंतिम वस्तु कौन सी कहलाएगी? जो बन चुकी है, फाइनल,
जैसे कि मान लीजिए इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर के अंदर एक फॉर्म है, इसके अंदर इंक डली हुई है, राइट। ये इसके खोखे हैं जिसको कवर बोलेंगे हम हिंदी इंग्लिश में, है ना, प्लास्टिक के। ये सब रॉ मटेरियल के रूप में यदि मेरे पास में आता है, मान लो मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, निर्माण करने वाला हूँ, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, मध्यमवर्ती वस्तु हो जाएगी। जब मैंने इन सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं को मिलाकर क्या बना दिया, एक मार्कर बना दिया, फाइनली अब इसमें कोई गठजोड़ नहीं होने वाला है, कम ज्यादा नहीं होने वाला है, तो ये क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु, जो कि उपभोग के लिए तैयार है। फाइनली अब ये क्या है, ये अब इसमें और कुछ जोड़ा नहीं जाएगा, राइट। देखिए बात को समझिए, जब ये खोखा था तो हम इसको खोखा बोलते थे, कवर बोलते थे, मार्कर नहीं बोलते थे। इसके अंदर एक फॉर्म है, हम उसको फॉर्म बोलते हैं, मार्कर नहीं बोलते हैं। इसके अंदर इंक है, हम उसे मार्कर नहीं बोलते, इंक बोलते हैं। सभी के नाम अलग है, पर जब सभी को एक साथ जोड़ दिया तो इसका नाम बदल गया और वो नाम क्या हो गया, मार्कर। अब इसमें कोई ऐसी आगे यदि प्रक्रिया होती है जिससे इस मार्कर का नाम बदल जाए तो ये मार्कर क्या है, मध्यम वस्तु है। पर अब इसका नाम नहीं बदलेगा, इसमें आप क्या करोगे, इसके ऊपर ज्यादा इसकी पैकिंग बढ़ा दोगे, पर इस मार्कर का नाम तो नहीं बदल जाएगा, मार्कर ही कहा जाएगा इसको। तो फाइनली ये उपभोग के लिए तैयार है, चाहे ये बेटा नहीं, हाँ, फाइनली उपभोग के लिए तैयार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपभोग, अंतिम वस्तु, ठीक। और जो कच्चा मटेरियल होगा, जिन चीजों से वो चीजें बनेगी, वो मध्यमवर्ती वस्तु हो जाएगी, ठीक है। जैसे खेतों में से कपास निकला, कपास जानते होंगे, खेतों में से कपास निकला, कपास को हम अंतिम वस्तु, यदि हम उसका उपयोग कपास के रूप में ही करेंगे, जैसे कि हम मेडिकल में कॉटन का यूज करते हैं ना, मेडिकल में कुछ लग जाता है तो कॉटन का यूज करते हैं, राइट, है ना। तो जब उस कपास को हम कपास के रूप में ही यूज करेंगे, जितने हिस्से को, वो उसी वक्त क्या हो जाएगा, मध्यम वस्तु हो जाएगी। बट हमने उसको फाइनल उपयोग के लिए ना रखते हुए हमने उसको किसको बेच दिया, कपड़ा उद्योग को बेच दिया। अब कपड़ा उद्योग के पास में वो कपास गया, वो कपास रिफाइंड हुआ, उससे क्या बना, कपड़ा बना। अब कपड़ा यदि फाइनल उपयोग हो जाए कपड़े का, तो कपड़े को हम अंतिम वस्तु बोल देंगे, परंतु कपड़े को हमने रेडीमेड बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब रेडीमेड कंपनी के पास में क्या आया, कपड़ा आया। अब उस कपड़े को हम मध्यमवर्ती वस्तु कहेंगे, क्योंकि रेडीमेड बनाने वाली कंपनी उसको अब काट छाट के टी शर्ट या शर्ट या पेंट में बदलने वाली है। बात समझ में आ रही है ना। कपड़ा अब काय में बदलने वाला है, किसी एक स्पेशल नाम आ जाएगा ना उसका, है ना, टी शर्ट पैंट जीन्स, राइट, तो उसमें बदलने वाली है। अब टी शर्ट पैंट जीन्स अब तैयार है, इसमें आगे और कोई करेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे अंतिम वस्तु। तो डिपेंड करता है वस्तु का उपयोग कहां होने वाला है। अंतिम वस्तु के रूप में उपयोग होने वाला है तो वो उसी वक्त अंतिम वस्तु हो जाएगी। जैसे कपास को मैंने बोला कि कपास निकालते से आपने उसका उपयोग मेडिकल में रिफाइनरी करके कर दिया, तो वो कपास उसी वक्त क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। परंतु कपास को आपने कपड़े के पास भेजा, तब कपास मध्यमवर्ती वस्तु हो गई। कपड़े को आपने उसी प्रकार से यूज कर लिया तो वो अंतिम वस्तु है, परंतु उस कपड़े को आपने कहाँ भेज दिया, रेडीमेड वाली दुकान पे भेज दिया, तो वो मध्यम वस्तु हो गई, ठीक। इसी तरह से यदि रेडीमेड से मान लीजिए टी शर्ट बनी, ये देखिए टी शर्ट बनी, इन टी शर्ट्स को मैंने खरीदा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, और इस पर अपना लोगो लगाया, और ये मैंने किसको दिया, अपने स्टूडेंट को। तो जब मैंने खरीदा इस टी शर्ट को, तब भी ये अंतिम वस्तु नहीं थी, तब ये मध्यम वस्तु थी। जब मैंने इसको दे दिया, किसको, अपने स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तब जाके ये अंतिम वस्तु है, ठीक। डिटेल में हो गया काफी, इसलिए मैंने देखिए कहा था कि जो चीजें जरूरत होगी समझाने लायक मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। मध्यम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। देखो मैंने टी शर्ट को खरीदा,
है ना। जब मैंने खरीदा तब ये अंतिम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैं किसी और को देना हूं, मैं अपने स्टूडेंट को देना चाहता हूं। तो जब मैंने खरीदी तब ये मध्यम वस्तु है, राइट। इनका उत्पादन एक फर्म द्वारा किया जाता है तथा दूसरे फर्म को बेचा जाता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाता है। दूसरे शब्दों में मध्यम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग के पश्चात अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग के बाद में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कपड़ा था, अब वो क्या बन चुका है? टी शर्ट। तो कपड़े का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब वो क्या हो गया है? टी शर्ट हो चुका है। और यह या तो उपभोक्ता मतलब कि अंतिम उपयोगकर्ता या उत्पादक वस्तुओं के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। या तो आप उसको कपड़े के रूप में यूज कर लोगे या फिर आप उसको उसकी क्या बना दोगे? टी शर्ट बना दोगे। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं ये है। ठीक, इन दोनों को आप कर लीजिएगा, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। देखिए ये रहा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन में से एक और। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर कितने? 5 नंबर में। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ मेरे पास में 3 नंबर के हिसाब से है, तो आपके पास में कहीं और किताबों में हो, है ना, आप जिस किताब में से पढ़ रहे हो मान लीजिए उसमें 5 नंबर के हिसाब से दिया हो तो अच्छी बात है ना, नहीं तो बस इतना ही लिख के आ जाइएगा। हमारे एमपी बोर्ड में यही प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टॉक और प्रवाह को इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको 5 नंबर में पूछ सकें। ये बड़ी मुश्किल से बेचारे बुक वालों ने इसको इतना बड़ा खींचा है। रियल में बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट लिखे हैं, जबकि इतना बड़ा नहीं है। मतलब 3 नंबर का बहुत हो गया, पर इसको हमारे एमपी बोर्ड किस में पूछना चाहता है? 5 नंबर। एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ये राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव बताइए। ये तो चलो ठीक है, फिर भी ये 5 नंबर में बन सकता है। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर 5 नंबर में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आ रहा है सबसे बड़ा, तो मूल्यह्रास को समझाइए। मूल्यह्रास को समझाइए। मूल्यह्रास क्या है? डेप्रिसिएशन, आपने 11th में पढ़ा होगा। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है मूल्यह्रास, कि हर साल किसी संपत्ति में से उसके मूल्य में कमी होती जाती है, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब इसको 5 नंबर में क्या लिखोगे आप? बात समझ में आ रही है ना। तो इस क्वेश्चन को, मूल्यह्रास वाला ये जो क्वेश्चन है, मूल्यह्रास को समझाइए। इस क्वेश्चन को हम चैप्टर नंबर 15 और 14, 14 और 15 में बेटा जोड़कर लिखेंगे। मतलब देखो, वो 5 नंबर का मूल्यह्रास पूछना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो इस चीज को डिटेल में पूछना चाहते हैं आपसे कि भैया मूल्यह्रास पूरे इस इकोनॉमिक्स में कहां कहां और कैसे काम आता है। अब इसको 11 के हिसाब से मत लिख देना, और 11 के हिसाब से भी हम कितना लिखेंगे? बस इतना ही तो लिखेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये 2-3 चैप्टर समझेंगे, उसके बाद इसको मैं आपको खुद बताऊंगा कि बेटा देखो 5 नंबर के लिए अब आपको इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, पर वो उसके लिए मुझे ये चैप्टर 14, 15 और 16 समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वहां पर समझेंगे अपन। ठीक है, अब हम सिर्फ हमारे पास में क्वेश्चन बच रहा है, जो कि कौन सा है? स्टॉक और प्रवाह में अंतर। ठीक, देखिए स्टॉक का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पानी की टंकी में रखा हुआ पानी स्टॉक है। ठीक है, जबकि हम उसका जब उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रवाह है। देखिए स्टॉक का संबंध किसी समय के बिंदु पर है, जैसे कि 31 मार्च को आपके अकाउंट में कितना पैसा था? आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे। कब? 31 तारीख को, एक समय बिंदु पर। ठीक, इतने पैसे थे स्टॉक, आपके अकाउंट में इतना पैसा था स्टॉक। ठीक, जबकि पूरे साल में, है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए आए, सॉरी 7 लाख रुपए आए और 4 लाख रुपए गए, राइट। तो ये क्या हुआ? ये प्रवाह हुआ।
आए और गए, है ना, आना भी प्रवाह हुआ, जाना भी प्रवाह हुआ, बस एक इनफ्लो है, आंतरिक प्रवाह है, बाह्य प्रवाह है। तो प्रवाह एक समय अवधि के लिए बात करता है ना, एक समय अवधि की बात करता है कि इस समय अवधि में इतना प्रवाह हुआ, ठीक। जबकि स्टॉक केवल एक पॉइंट पर खड़े होकर बात करता है कि अभी इस वक्त इतना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यदि मान लीजिए किसान हैं, आपके यहाँ आपने कुछ उत्पादन करके रखा है, कुछ भी सब्जी भाजी या कपास जो भी, जितना आपने अपने पास अभी उत्पादन करके रखा है वो आज की तारीख में स्टॉक है, ठीक। फिर आप उसका क्या करोगे, धीरे धीरे प्रवाह करोगे, है ना। चलिए देखते हैं स्टॉक का अर्थ, ये पढ़ लीजिएगा। अब देखो 5 नंबर में इसको ऐसे ही लिख देना, ये भी लिख देना और फिर अंतर भी लिख देना, तब जाके ये क्या होगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं यहां से। स्टॉक का अर्थ किसी विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा। अब बेटा चर का मतलब क्या होता है मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, यदि आपने ध्यान से तब नहीं सुना है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आर्थिक चर का मतलब ऐसी चीजें जिनका मान बदलता है, आर्थिक रूप में मान बदलता है, उनको आर्थिक चर कहते हैं, ठीक। प्रवाह का अर्थ है एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिससे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। जैसे आपके अकाउंट में पैसा, आपके अकाउंट में पैसा एक तारीख को यदि हम किसी तारीख विशेष पर देख रहे हैं कि कितना पैसा रखा है तो वो स्टॉक हो गया। देखो आर्थिक चर, रुपए आर्थिक चर है, किसी व्यक्ति के पास में कितना पैसा है ये क्या है, आर्थिक चर है, और उसकी मात्रा किसी एक दिन पर। जबकि पूरे वर्ष में, पूरी अवधि में वो कितना पैसा आया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता, मतलब कोई समय परिमाप नहीं होता क्योंकि ये किसी एक बिंदु पर होता है, समय के एक बिंदु पर, मतलब कि किसी विशेष समय पर होता है। जबकि प्रवाह का परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, है ना, शुरू से अंत तक का इसमें कुछ न कुछ कहीं से शुरू होता है और कहीं खत्म होता है प्रवाह में, ठीक है। जैसे एक वर्ष अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो शुरू और अंत है प्रवाह में परिमाप। जबकि इसमें कोई शुरू और अंत नहीं है, बस ये वही है, ठीक है, एक ही जगह है। स्टॉक एक एस्थेटिक अवधारणा है, मतलब एक स्थिति के बारे में बता रहा है, ठीक। और ये प्रावेगिक मतलब ये प्रवाह वाली अवधारणा है ना, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिखाया था, सकल विनियोग और घिसावट, ठीक है। तो सकल विनियोग, देखो आपने कोई असेट खरीद रखी है और उसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। अब हास, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन यदि आपने 11th में अकाउंट पढ़ा है तो ही आपको ये समझ में आएगा, और यदि आपने अकाउंट नहीं पढ़ा है, ये कला के छात्र हैं तो मेरे को यहाँ समझाना पड़ेगा। देखो बेटा अब समझ चलो, किसी भी वस्तु की कीमत क्या होती है, कई कारणों से कम होती जाती है। आपने कोई बाइक ले रखी है, आपने नई बाइक मान लीजिए 60,000 में खरीदी, आप दूसरे ही दिन उसको बेचने जाओगे तो वो 60,000 में नहीं बिकेगी, कुछ न कुछ 1,000-2,000 तो रुपए उसमें कम हो ही जाएंगे। एक साल बाद बेचोगे तो शायद वो 50,000 की बिकेगी या उससे कम में, राइट। ये किसी स्थायी वस्तु है ना, ऐसी वस्तु जिसको हमने लंबे समय के लिए खरीदा है उसको हम बोलेंगे स्थिर परिसंपत्ति। ये देखो स्थिर परिसंपत्ति, ऐसी वस्तु, स्थिर का मतलब ये नहीं होता कि बिल्डिंग स्थिर है तो वो परिसंपत्ति हो गई, नहीं। स्थिर परिसंपत्ति का यहाँ पर मतलब है ऐसी वस्तु जिसको हमने 1 साल से ज्यादा समय के उपयोग के लिए खरीदा है। जैसे ये मार्कर, ये 1 साल तक नहीं चलेगा तो ये स्थिर संपत्ति नहीं हुई। जबकि ये मोबाइल मैंने खरीदा है और मुझे मालूम है कि 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो इस मोबाइल को मैं स्थिर परिसंपत्ति कहूंगा। ये कंप्यूटर
स्थिर परिसंपत्ति होगा, जिसको हमने 1 साल से ज्यादा उपयोग के लिए खरीदा है, राइट। तो ऐसे संपत्ति पर क्या होता है, ऐसी संपत्ति का मूल्य गिरता जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। मूल्य में गिरावट, मूल्य ह्रास, गिसावट, ठीक। अब ऐसी वस्तु जिसमें से अभी हमने मूल्य ह्रास को नहीं घटाया है, तो उसको हम बोलेंगे सकल विनियोग। जैसे मैंने ये मोबाइल मान लीजिए 10,000 में खरीदा, 1 साल पहले खरीदा था, आज भी मैं इसको बोल रहा हूं 10,000 का, मतलब मैंने अभी इसमें से इसका मूल्य ह्रास नहीं घटाया, तो मैं इसको बोलूंगा सकल विनियोग। मैं इसका बोलूंगा कि मैंने इसमें सकल विनियोग कर रखा है कितना, 10,000 का, मतलब मैं इसको बिना मूल्य ह्रास घटाए वाली वैल्यू बता रहा हूं। परंतु यदि मैं इसको बोल देता हूं भाई इसका मूल्य, नेट मूल्य, शुद्ध मूल्य 6,000 है, मतलब कि भाई इसमें से मैंने 4,000 का, देखो जब मैं सकल के बाद में मैंने शब्द क्या उपयोग करा, नेट, नेट मतलब शुद्ध, इसका शुद्ध मूल्य 6,000 है, तो शुद्ध जब मैंने शब्द बोला तब मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, इसका मूल्य ह्रास। अब हम आगे इस चैप्टर में नहीं, आगे के 3 चैप्टरों में 14, 15 और 16 तीनों चैप्टर में जब भी मूल्य ह्रास आएगा तो मैं इसको डेप्रिसिएशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन, राइट। तो ध्यान रखना, मैं इसको बार बार डेप्रिसिएशन बोलूंगा। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ भाई, किसी परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्ति में उसके मूल्य की कमी को डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक। सकल, ग्रॉस, सकल को हम क्या बोलेंगे अब, ग्रॉस। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है ना बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से अभी कुछ घटाया नहीं गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस। और शुद्ध का मतलब, नेट का मतलब होता है जिसमें से हमने जो जो घटाना था सब घटा दिया, तो उसको हम बोलते हैं नेट। तो मैं इसका ग्रॉस मूल्य बोल रहा हूं 10,000, मतलब मैंने अभी इसमें से क्या नहीं घटाया, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया। बात को समझना, मैं ये जो इतना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, केवल ये 2 पॉइंट समझाने के लिए नहीं समझा रहा हूं, ये आगे के 14, 15, 16 में इसका बार बार उपयोग आने वाला है बेटे। 14, 15, 16 चैप्टर में इसका बार बार उपयोग आने वाला है, इसलिए इसको समझ लेना, नहीं समझा फिर से रिपीट करो, ठीक। क्योंकि यही नहीं समझ में आया तो ये चैप्टर भूल जाओ, ये तीनों चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो सकल का मतलब हुआ जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, और नेट का मतलब, नेट मतलब शुद्ध का मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया है। तो मैंने इसका नेट मूल्य बोला 6,000, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया है। और मैंने इसको बोला ग्रॉस प्राइस 10,000, मतलब अभी इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा है। ये 2 बात समझ लेना और इन दोनों को पढ़ के देख लेना, ठीक। तो आज का चैप्टर, अभी रुक जाओ, बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 14 लेंगे, ठीक। पर आगे के चैप्टर को मैं हेडिंग डालूंगा 14, 15, 16, तीनों चैप्टर की हेडिंग होगी, मतलब मेरे वीडियो की हेडिंग क्या होगी, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, ठीक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें एक साथ ही समझना होगा, ठीक है। और ये सकल और नेट को आपको ध्यान में रखना है इन चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 14, 15, 16 में एक साथ, राइट। इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है बेटा इतना।